कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे मैं आपको रिवीजन भी करूँगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर पेज नंबर 220 पर जो पहला ग्राफ है सर, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली? ओके, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, बिल्कुल। जो ग्राफ दिया हुआ है ना इसमें, उसको जरूर से याद रखना। मैं बताता हूँ, पेज नंबर 2 वो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी जगह की, जो पर्टिकुलर जगह का जो क्लाइमेट है ना, वो दो चीजों पे डिपेंड करे। एक तो वहां पे जितनी बारिश हो रही है, मतलब जिसको प्रेसिपिटेशन कहा गया, तो दूसरी चीज क्या हो सकती है, वहां पे जो भी टेम्परेचर है। तो बारिश और टेम्परेचर, मतलब प्रेसिपिटेशन मतलब वाटर, और दूसरा क्या चीज है, टेम्परेचर। ये दो चीजें मिलकर के किसी चीज को डिफाइन करते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, है ना? वो ग्राफ भी मैं ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको इक्वल चीज। और ये डायग्राम जरूर से याद करके रखना, है ना? इससे क्वेश्चन भाई साहब आ सकता है। देखो यही ग्राफ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, यही वाला है ना एनसीईआरटी में। यस। देखो अब ध्यान से मेरी बात को समझना। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर ये दे रखा है, यहाँ पे मीन एनुअल टेम्परेचर दे रखा है ना? एवरेज टेम्परेचर दे रखा है, और यहाँ पर एवरेज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है चाहे वो बर्फ बन के गिरे, चाहे वो पानी बन के गिरे, चाहे वो पत्थर बन के गिरे, मतलब समझे ना? चाहे वो कुछ भी हेल स्टॉर्म हो, उसको भी हम प्रेसिपिटेशन में काउंट करेंगे। तो किसी भी फॉर्म में वाटर कंडेंस होकर के कहीं गिरता है, उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जैसे देखो प्रेसिपिटेशन तो हो रहा है कहाँ पे, नॉर्थ पार्ट पे पूरा हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में, है ना? लेकिन वो बर्फ के फॉर्म में हो रहा है, वो वाटर यूजेबल वाटर नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर एवरेज टेम्परेचर, देखो यहाँ से 50 डिग्री एवरेज प्रेसिपिटेशन है ना, तो प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, पानी का गिरना, अगर 50 से लेकर के 100 के बीच का प्रेसिपिटेशन, लेकिन टेम्परेचर अगर 0 से कम है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर बर्फ गिरती है। लेकिन बर्फ बहुत भारी अमाउंट में नहीं गिरती, बर्फ गिरती है ना? मतलब स्नोफॉल होता है, बहुत हैवी अमाउंट में नहीं, 150 तक देखो जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली 150 थोड़ा कम, 125 तक, है ना? बट सर यहाँ जैसे पर इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं है, ये इरेगुलर शेप्स में, तो सर ये वो क्या रेगुलर शेप में सिग्निफाई होगा। कर रहा है? तो देखो तो सर वो सिग्निफाई क्या कर रहा है ये इरेगुलर शेप? सिग्निफाई, देखो वही कर रहा है ना, कि अगर एनुअल टेम्परेचर 0 से कम है, ये देखो, है ना? 0 से कम है, और कहां तक है, 10 तक, 10 टू 0 है कि नहीं है? यस सर। 0 टू -10 टेम्परेचर है, और प्रेसिपिटेशन कितना है, 125 तक। तो ये कौन सा जगह होगी, ये जगह आर्कटिक या अल्पाइन जगह होगी। कैसी हो सकती है, लेह लद्दाख, है कि नहीं? हाँ तो सर। एवरेज टेम्परेचर लेह लद्दाख में कितना होगा, -15 से नीचे ही होगा, है ना? तो ऐसी जगह का, ऐसे टोपोग्राफी को क्या बोलोगे, ऐसे ऐसे बायोम को क्या बोलोगे, अल्पाइन आर्कटिक बोलेंगे या अल्पाइन कहेंगे? ठीक है। तो लेह लद्दाख का क्लाइमेट इस ग्राफ में यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, समझ आया? यस सर। ऊपर आ जाते हैं, देखो मिनिमम टेम्परेचर 0 है, और मैक्सिमम टेम्परेचर एवरेज 15 तक चला जा रहा है। कहां पे, उत्तराखंड, हिमाचल। ठीक है। बारिश कितनी होती है, बारिश भाई साहब मिनिमम, समझते हो? यहाँ पे ये वाला ग्राफ देखना, ये वाला कोनिफेरस वाला, बारिश 50 से लेकर के 250 के ऊपर तक, 250 के 300 के आसपास तक जाती है 300 सेंटीमीटर। बारिश भी खूब होती है। टेम्परेचर मिनिमम 0 हो सकता है, 0 से नीचे भी हो सकता है, टेम्परेचर 0 से नीचे हो सकता है, और मैक्सिमम 15 हो सकता है एवरेज। बोलो हिमाचल में ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कोनिफेरस। तो ये हिमाचल वाला जो एरिया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ, मतलब कोनिफेरस फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोनिफेरस बायो। क्लियर है? यस सर। ऊपर आ जाओ, देखो अब हम आप जहां रहते हैं, वहां पे टेम्परेचर कितना जाता है अभी, मैक्सिमम 5 के आसपास जाता होगा, 4 5 5 है ना? हाँ सर। मैक्सिमम कितना चला जाता है ऊपर, देखो एवरेज टेम्परेचर की बात की जा रही है, 25 के आसपास तक। यस सर।
अब देखो बारिश कितनी होती है, 250 के आसपास तक बारिश हो जाती है यहाँ पे, यूपी बिहार दिल्ली तक में, है ना। तो फॉरेस्ट अपने यहाँ कौन पाए जाते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये वाला ग्राफ टेम्परेट फॉरेस्ट वाले या यूपी बिहार दिल्ली मध्य प्रदेश, ये प्लेन एरिया के टेम्परेट फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे फॉरेस्ट जो डेसिडुअस होते हैं, जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, है ना। ऊपर आ जाओ, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आ जाते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में टेम्परेचर हमेशा हाई बना रहता है। तो केरला तमिलनाडु देखना, टेम्परेचर हमेशा हाई बना रहता है, 15 के ऊपर है और 25 के आसपास का है ना। तो 20 से 25 के बीच का टेम्परेचर है। बारिश लेकिन दबा के होती है, 150 से लेकर के देखो 400 तक, 450 केरला वगैरह में होती नहीं होती है। यस सर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बताओ केरला में पाया जाता नहीं पाया जाता, यस सर। होते, है ना। ग्रास लैंड में आ जाओ, यहां पर टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, मिनिमम 0 चला जाता है क्योंकि ठंड में रेत जल्दी ठंडी हो जाती है, और मैक्सिमम देखो 25 से ऊपर चला जा रहा है। लेकिन बारिश बहुत कम होती है, 100 से कम होती है ग्रासलैंड, और जहां 50 से कम बारिश और हाई टेम्परेचर वहां डेजर्ट होगा। समझ आ गया ग्राफ। यस सर। ग्राफ जरूर याद रखना, ठीक है देव, ये पूछा जाता है ग्राफ। और ओके बताओ। सर, एक और ग्राफ है पेज नंबर 223 पर। कन्फर्मर्स, रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर्स वाला। अच्छा हाँ ठीक है, वो भी बता देता हूँ इसको। 223 पर सर उनमें एक बार मेरे को कन्फर्मर, रेगुलेटर और पार्शियल रेगुलेटर्स के हाँ भी मतलब सिंपल, समझा दीजिएगा। देखो ये समझाता हूँ। देखो अच्छा एक बात तो, रेगुलेटर का क्या मतलब हुआ, रेगुलेटर क्या चीज होती है, अच्छा बताना, तुमको ऐसे समझाता हूँ, रेगुलेटर क्या चीज होती है बताओ। सर गैस पे लगा बेसिक। होता है ना रेगुलेटर, हाँ सर। क्या होता है रेगुलेटर का, क्या काम होता है। सर बेसिकली वो रेगुलेट करता है, जो आप जितनी गैस आ रही है, जो जितने जिस हिसाब से आएगी उस हिसाब मतलब तुम टेम्परेचर को सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना, से। है ना। ये काम होता है रेगुलेटर का। देखो, तो रेगुलेटर का कुल मिला के काम हुआ रेगुलेट करना, है ना। तो रेगुलेट करने का काम करता है। देखो अब क्या है, अभी पहले मैं ग्राफ बना देता बता। देखो नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ना, इस वाले में पार्ट दिया है एक्सटर्नल टेम्परेचर, इस वाले में इंटरनल, ठीक है। यहां पे दिया है एक्सटर्नल लेवल, किस चीज का एक्सटर्नल लेवल, एनवायरमेंट का। मतलब एक्सटर्नली ठंडी ज्यादा पड़ रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ये क्या है, इंटरनल लेवल, है ना। इंटरनल लेवल क्या मतलब हुआ, इंटरनल एनवायरमेंट, काहे का, हमारी बॉडी के अंदर का भाई साहब, है ना। समझो बात को। आप देखो देव्यम क्या सीन है कि हमारी आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, सर 37.6 होता है ना। एग्जैक्टली 37 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली, है यस ना। सर। और फॉरेनहाइट में अगर बात करेंगे 96.5 फॉरेनहाइट, यही है ना। हाँ सर। अब क्या होता है, समझते जाना, यहां पर मैं मान लेता हूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 10 20 30 40, आप ये समझो एवरेज टेम्परेचर बाहर कितना भी गिरता जाए, है ना। अभी जाड़ा है, टेम्परेचर कितना है हमारा, तो 0 37। है ना। और गर्मियां आ जाएंगी तो कितना रहेगा, सब बेसिक बॉडी टेम्परेचर जितने रहेगा। उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। हाँ सर। तो इसको कांस्टेंट कैसा, हमारे ब्रेन के पास एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड है जिसको आप थर्मोस्टेट कहते हैं, वो क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ना, चेंज नहीं होने देता। सर्दियों में स्किन सिकुड़ जाती है, कपकपी लगने लगती है ना, बॉडी के टेम्परेचर को कंजर्व कर लिया। गर्मियों में पसीना आने लगता है, बॉडी को ठंडा कर दिया जाता है। तो टेम्परेचर बाहर चाहे चेंज हो चाहे ना चेंज हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक रेगुलेटर लगा है, वो उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है और उसको चेंज नहीं होने देता। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटर कहते हैं। बोले याद रहेगा। यस सर। बट सर ये तो विद एनवायरनमेंट या विद क्लाइमेट भी चेंज हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो वहां आपका बॉडी टेम्परेचर गिर सकता है, जहाँ आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है। बिल्कुल नहीं, फिर मर जाएंगे। आप यूरोप में भी जाओगे ना, तो बॉडी का टेम्परेचर सबका 37 ही होगा, ब्लड का टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला। जो लोग साइबेरिया में रहते हैं उनका भी जो ब्लड टेम्परेचर है वो इतना ही रहेगा, समझे देव हम।
ऐसा नहीं है कि यूएसए वालों को ब्लड टेम्परेचर हमसे ज्यादा होगा, ठीक है। सर बट वो तो विद रिगार्ड्स टू सर्टेन, आप जब प्राइमरी स्टेट में गए तब आपका 37 है, विद टाइम तो आपका हो सकता है ना वो कम ज्यादा हो जाए। फॉर रुको आपके एग्जांपल साथ अगर एक आप मिनट दो देवे, एक मिनट दो। देखो देवे, हम जैसे ही अभी जैसे सर्दियां पड़ी है ना, हमें ठंड लगी, हमें ठंड महसूस हुई, हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर नहीं चेंज हो सकता है। अगर अंदर का टेम्परेचर चेंज हो जाए, ज्यादा नहीं 1-2 डिग्री का भी डिफरेंस आ जाए ना, हमारी मेटाबॉलिक रेट गिरने लगेगी, आपको लगने लगेगा कि अब आदमी निकल लेगा। यस सर, कम होने पे हाइपोथर्मिया हो जाएगा ना पहले। हाँ वही तो हमारी बॉडी क्या है ना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो चेंज नहीं होने वाला है ना। तो रेगुलेटर हमेशा अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं जैसे मैमल्स, ठीक है। तो देखो इंटरनल जो लेवल का टेम्परेचर है, देखो इंटरनल लेवल जो इनका एनवायरमेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक्सटर्नल में कितना भी चेंज हो। ये ग्राफ ये दिखाता है, समझ आया। यस सर। अब देखो दूसरे होते हैं पार्शियल रेगुलेटर। वो क्या करते हैं, उनको आप लेके जाओगे तो पहले क्या होगा, जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे उनकी बॉडी में टेम्परेचर चेंज, धीरे थोड़ी देर बाद क्या करेंगे वो रेगुलेटर हो जाएंगे। हम लोग भी कई बार पार्शियल रेगुलेटर होते हैं। देखो कैसे बताता हूं। आप किसी बंदे को जो थोड़ा सा जिसका इम्यून सिस्टम या जिसका थोड़ा सा बॉडी सिस्टम मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा वीक हो, आप उसको लेके जाओ लेह लद्दाख, है ना, तो माउंटेन सिकनेस होने लगेगी, वो बंदा बेहोश भी हो सकता है, फेंट भी हो सकता है, नाउजिया होगा उसको, है ना। लेकिन उसको 2 दिन आराम से आप वहां पे लिटा के रखो, फिर क्या होगा उसकी बॉडी में, तो पहले क्या हुआ, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चेंज हुआ, इंटरनल भी चेंज हुआ। ऑक्सीजन का लेवल गिरा एक्सटर्नली, है ना, उसकी बॉडी में इंटरनल ऑक्सीजन का लेवल गिर गया, बंदा बेहोश हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। एक सर्टेन लेवल तक। फिर क्या हुआ, उसकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होगा, रेनिन। रेनिन हार्मोन किडनी से रिलीज होता है, वो क्या करेगा, वो हीमियोपोइसिस का काम करेगा, बोन मैरो में रेड बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा और उसकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर दिया, ठीक है। तो पहले चेंज हुआ लेकिन बाद में उससे रेगुलेट, ऐसे को क्या बोलेंगे, पार्शियल रेगुलेटर। तो ऑक्सीजन के लिए हम आप क्या हो गए, पार्शियल रेगुलेटर। नॉर्मली हम लोग क्या है टेम्परेचर के लिए, रेगुलेटर। समझ आया। यस सर। दूसरे क्या होते हैं, उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर, तो वो क्या हो गए, वो लोग ऐसे करते हैं, देखो इंटरनली चेंज हुआ तो उनके एक्सटर्नली भी चेंज हुआ, इनको हम लोग कन्फॉर्मर्स कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पे फिशेस, फिशेज आजकल आपको नहीं दिखाई देंगी क्योंकि मिट्टी के अंदर घुस गई होंगी, अंदर डीप इनसाइड, और कुछ मर गई होंगी। क्यों, बाहर टेम्परेचर चेंज हुआ तो वाटर का टेम्परेचर चेंज हुआ जिसको बियर आउट नहीं कर पाएंगे। तो अगर वाटर का टेम्परेचर गिरा तो उनके ब्लड का टेम्परेचर गिर जाएगा। एम्फीबियंस का भी यही हाल है ना। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग कन्फॉर्मर्स बोलते हैं, ठीक है, कन्फॉर्मर्स। क्लियर है। यस सर। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और इससे देव्यम क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। इस क्वेश्चन इस वाले से टॉप क्वेश्चन बहुत सारे हैं। और पूछो, और बताओ। सर पॉपुलेशन ग्रोथ में जो ग्रोथ मॉडल है, सर उसके जो पार्ट्स हैं एक बार मेरे को वो एक्सप्लेन कर दीजिए। सिग्मॉइड और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, है ना। यस सर। ये दोनों याद रखना, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसी की बात कर रहे हो ना। हाँ सर हाँ। ठीक है, देखो मैं बताता सर इसमें ना फॉर्मूले इन्हें भी याद करने पड़ेंगे। हूँ। इसमें ये याद रखना, कैरिंग कैपेसिटी जो मैंने बताई, है ना। ओके सर। क्या, ओके। ठीक है, ये याद रखना। देखो चलो बनाना ही पड़ेगा ये। देखो इसमें क्या है कि पहले ग्राफ बना लेते हैं।
देखो इस वाले में क्या है, इस वाले एक्सिस में, है ना, इस वाले एक्सिस में n, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी दे रखा है, पॉपुलेशन, है ना, इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी दे रखा है और इस वाले में दे रखा है टाइम। अब देखो क्या होता है कि अगर ये ग्राफ इस तरह का होता है ना, ऐसे, तो पहले क्या हुआ, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी धीरे धीरे, अचानक से क्या हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत तेज से बढ़ती, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है, अचानक से ग्रोथ हो गई और ये कैसा दिख रहा है, जे शेप दिख रहा है ना, जे शेप कर्व बनता है। यस सर। ये कब बनेगा, समझना मेरी बात को, मैं दिव्य में एक एग्जांपल बताता हूँ, नीट पे पूछा होगा क्वेश्चन। देखो बारिश आती है ना, तो बारिश आने के समय जब बारिश में बहुत सारी जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, तो मच्छरों को रिप्रोड्यूस करने के लिए माहौल, टेम्परेचर प्रॉपर होता है, ह्यूमिडिटी प्रॉपर होती है, फूड तो उनके लिए कभी कम पड़ता ही नहीं, इंसान ढेर सारे हैं, किसी को भी काट हो जाता है ना, तो फूड की तो कमी पड़ती नहीं। तो फूड, एनवायरमेंट और स्पेस, जब तीनों चीजें प्रॉपर हो जाती हैं और एबंडेंट अवेलेबल होती हैं, तो क्या होता है, अचानक से पॉपुलेशन बढ़ती है। तो बारिश में मच्छरों की पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाती है बताओ, बढ़ जाती है ना, हाँ सर। क्योंकि इम्पोनेंट, तो क्या होता है, अचानक से उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो एक्सपोनेंशियल। लेकिन ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ये रिप्रेजेंट करता है कि ये छोटी पॉपुलेशन, जैसे मॉस्किटो हो गए, इस तरह के लोअर ऑर्गेनिज्म पे क्या है, ये एप्लीकेबल। कभी हायर ऑर्गेनिज्म में ये ग्रोथ रेट कभी भी काम नहीं कर सकता। कैसे, सर एक चीज हाँ पूछनी थी। बताओ। सर जैसे मॉस्किटोज की एक बार उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, अब हाँ लेट्स से अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट, कुछ मॉस्किटो अगर किसी ह्यूमन पर को फीड नहीं करते हैं, तो वो आउट ऑफ स्टारवेशन उनकी डेथ हो जाती है। बिल्कुल डेथ हो जाएगी, डेफिनेटली डेथ हो जाएगी, है ना, तो क्योंकि उसमें सर जब, क्योंकि एक मॉस्किटो तो अगर वो बाइट करता है वो तब तक बाइट करता रहेगा जब तक वो खुद ना फट जाए, लाइक उसके पीछे से हाँ, बॉडी जो एक्सप्लोड ना हो जाए। तो सर बिल्कुल। तो फिर टू वे डेथ हो गई ना उनकी, लाइक हाँ तो वही है बचने की। कि फूड एबंडेंट अवेलेबल होना चाहिए, है ना, ये कंडीशन है ना, फूड, स्पेस और एनवायरमेंटल कंडीशन, तीन चीजें फेवरेबल होनी चाहिए और एबंडेंट में अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में कभी एप्लीकेबल, तो ये ग्रोथ रेट, ये ग्रोथ कर्व बनाया किसने, ये डार्विन ने बनाया। लेकिन ये जो ग्रोथ कर्व है ये हायर ऑर्गेनिज्म पे वर्केबल नहीं है, क्यों, देखो मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा, बहुत मतलब सैकड़ों किलोमीटर का एक ग्रास लैंड था, जिसमें ढेर सारी ग्रास, उसमें बहुत सारे डियर पैदा हो गए, है ना, डियर की पॉपुलेशन बढ़ती गई, लेकिन एक लिमिट के बाद इतने डियर हो जाएंगे कि पूरी घास चढ़ जाएंगे, तो उनको घास चरने के लिए नहीं बचेगा, फिर क्या होगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, फिर पॉपुलेशन गिरने लगेगी, ठीक है। तो कभी भी कोई भी इकोसिस्टम अनलिमिटेड पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर सकता है, इसलिए ये वाला ग्रोथ, जो ग्रोथ कर्व है, ये छोटे एनिमल्स, लोअर एनिमल जैसे मॉस्किटो टाइप के एनिमल्स पे तो एप्लीकेबल है, हायर एनिमल्स पे वर्केबल नहीं, ये इसका ड्रॉबैक, तो ये प्रैक्टिकल नहीं, समझ आया, यस सर। पक्का ना। हाँ सर हाँ। दूसरा देखो, तो फिर प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल बात भाई साहब ये है कि पहले जब एनवायरमेंट कंडीशन सब फेवरेबल होती हैं तो पॉपुलेशन की बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, उसके बाद जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, कंपटीशन शुरू हो जाता है, तो ये कांस्टेंट हो जाता है, होता है ना ऐसा, यस सर। बट है सर ये ना। कांस्टेंट से नीचे डाउनवर्ड क्यों नहीं जाता? आई मीन जैसे ग्राफ में वो डाउनवर्ड, कांस्टेंट है। डाउनवर्ड जा सकता है अगर किसी रिसोर्स की स्कैरसिटी हो जाए तो, अगर ओके सर। रिसोर्सेज की स्कैरसिटी हो जाए तो, ठीक है, तब डाउनवर्ड। ये इसलिए कांस्टेंट बनाया गया, समझो बात क्या है कि सपोज दैट एक 100, एक मान लेते हैं कि एक एक बहुत बड़ी सोसाइटी है ना, एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में 100 फ्लैट है ना, तो अब क्या है, पहले धीरे धीरे सोसाइटी खाली है, नई सोसाइटी बनी, तो लोग आएंगे तो कर्व कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ जाएगा ना ग्राफ, है ना, हाँ सर हाँ सर। जब सोसाइटी भर जाएगी तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोले ग्राफ बनेगा नहीं बनेगा, यस सर यस सर। है ना। उसके बाद क्या होगा, और लोग अगर आ जाएं, रहने के लिए जगह ही नहीं, ठीक है, अगर वो किसी तरह से एडजस्ट कर जाएं, पानी की कमी हो जाएगी, वाटर क्राइसिस हो जाएगी, है ना, समझ रहे हो ना, लोगों यस को सर। लोगों को बहुत सारी दिक्कत आने लगेगी, है ना, तो वो कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो हर इकोसिस्टम की पॉपुलेशन को कैरिंग करने की कैपेसिटी है, उसी को हमने क्या कहा, के, है ना, के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, उससे ऊपर वो पॉपुलेशन को कैरी नहीं कर सकती, तो 100 के बाद कांस्टेंट हो जाएगी।
ये लॉजिकल बात थी, इसीलिए ये ग्रोथ कैसे, ये कर्व कैसे बना, एस। तो हमने इसको क्या बोला, हमने कहा सिग्मोइड। क्योंकि सिग्मोइड क्यों बोला, एस के शेप का। ये लॉजिकल बात है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। बोलो सही है। यस सर। तो प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, प्रैक्टिकली हमारे ऊपर कौन सा, आपके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल है, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, हाँ सर। है ना, ये है। यस सर। और बताओ। सर एक बार पॉपुलेशन इंटरेक्शन समझा दीजिए, उसकी टेबल है वो। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव का सिंपल सी बात, देखो देखो क्या होगा। पहले आ जाते प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म का पेट भरेगा और दूसरा बेचारा मारा जाएगा। तो एक फायदे में कौन, प्रीडेटर, है ना, ठीक है। यस सर। और दूसरा जो बेचारा मर गया वो क्या, नुकसान में हो गया। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, समझ आया, ये मतलब वो यस सर। ग्राफ टेबल का, है ना। प्रीडेशन सर क्या इसमें होता है, एमिनलिज्म क्या शो करता है? क्या बेटा, एमिनलिज्म। एमेंसिलिज्म होगा। एमिनलिज्म सॉरी। हाँ, एमेंसिलिज्म क्या है कि एक को फायदा हो लेकिन दूसरे को उससे नुकसान ना हो। सर बट वो अच्छा नहीं, सिम्बायोटिक में दोनों को ही फायदा होता है। तो दोनों को फायदा होता है। देखो एमेंसिलिज्म क्या है कि सपोज दैट मैं 10 घंटे पढ़ाता हूं, है ना, मेरे पास 10 घंटे के बाद 11वां घंटा 12वां घंटा मेरा फ्री है, ठीक है। मैं चेयर डाल के बाहर बैठा रहता हूँ, है ना। उस 11वें और 12वें घंटे में अगर मेरे पड़ोसी का बच्चा आता है और 15 मिनट मुझसे कुछ पूछ करके चला जाता है या मुझसे कुछ सीख करके चला जाता है, ठीक है, तो क्या मेरा कोई नुकसान है, नहीं सर। नहीं ना, है ना। लेकिन उसका फायदा है कि नहीं है, हाँ सर। है फायदा है। तो हम दोनों के बीच कैसा रिलेशनशिप हुआ, तो मेरा क्या हो, मेरे में क्या रखोगे, क्या रखोगे, 0 रखोगे ना, और उसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यस सर। है यस ना। सर। मुझे कोई नुकसान नहीं, ना प्रॉफिट है ना नुकसान है, उसको क्या है, उसको फायदा है। तो हम दोनों के बीच रिलेशनशिप कैसा है, एमएनसी, ओके सर। है ना। अच्छा, दूसरा क्या है, कॉमेंसलिज्म क्या है, म्यूचुअलिज्म। कॉमेंसलिज्म क्या है कि एक बच्चा मेरे पास आता है, मैं साइंस का टीचर हूं, मेरी उसकी डील है। उसने बोला सर मुझे साइंस पढ़ना है, मैंने बोला तुमको म्यूजिक आता है, तुम 1 घंटे मुझको आधे घंटे म्यूजिक सिखाओगे तो मैं फिर आधे घंटे को बदले में साइंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसने बोला चलो डील फिक्स हो गई। अब वो आता है, मैं पहले उसको साइंस पढ़ाता हूँ, फिर मुझे आधे घंटे म्यूजिक सिखाता है, तो हम दोनों का बेनिफिट है ना। यस सर, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की तरह। राइट, इसी को बोलेंगे कॉमेंसलिज्म, दोनों की तरफ पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। यस सर। प्रीडेशन में क्या होगा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। प्रीडेशन होता क्या है, अगर कोई भी एक एनिमल दूसरे एनिमल को अपने फूड के फुलफिलमेंट के लिए उसके किसी हिस्से को या पूरी बॉडी को खा लेता है और मार देता है, तो उसको हम प्रीडेशन कहते तो हैं, जैसे कार्निवोर्स हो गए। कार्निवोर्स। लेकिन अब आप बोलो कि नेवला सांप को मार देता है, वो प्रीडेशन नहीं है, सर वो वो क्या उसे है, खाता नहीं है ना शायद। खाता नहीं है, हाँ। वो क्या है, एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप, समझे, दुश्मनी, यस सर। एंटागोनिस्टिक रिलेशन। ऐसे रिलेशनशिप को, जैसे सेब का पेड़ जो होता है ना, एप्पल का प्लांट, वो अपने आसपास किसी और प्लांट को ग्रो नहीं करने देता। मिंट का प्लांट वो अपने आसपास किसी और को ग्रो नहीं करने देता। क्यों, अपने रूट से पर्टिकुलर केमिकल छोड़ता है जिससे बाकी प्लांट्स की रूट हार्ट हो जाती, मर जाती। इसको क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्टिक रिलेशन। दिया नहीं आपके एनसीईआरटी में, नहीं है एंटागोनिस्टिक रिलेशन, समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। आप देखो प्रिडेशन का फायदा क्या है, प्रिडेशन का फायदा क्या है, ये पूछा जा सकता है आपसे, प्रिडेशन का फायदा क्या है, ये सर फूड चेन मेंटेन रहती है। राइट, प्रे की पॉपुलेशन डाइवर्सिटी को भी कंट्रोल करके रखते हैं, यस सर। है ना। वो कैसे, 4 तरह के डियर पाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीसीज है वो 90% है, बाकी 2-2 3-3%। वो 90% वाले बाकी जो 10% उनको भगा देंगे वहां से। अगर प्रीडेटर होगा तो वो हंट करेगा, किसको ज्यादा हंट करेगा, 90% वालों को हंट करेगा, तो उनकी पॉपुलेशन को डाउन करेगा, जिससे वो उनको भगा नहीं पाएंगे, पॉपुलेशन की डेंसिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है। यस सर। इसमें जो प्रैक्टिसेस है, कैमोफ्लेज याद रखना, है ना, देखते जाओ, है ना। और अच्छा, इसमें एक और थ्योरम होगा, नहीं कंपटीशन में होगा मेरे हिसाब से, गॉस कॉम्पिटिटिव
हाँ, दूसरा आ गया कंपटीशन। कंपटीशन क्या हो सकता है? अब कंपटीशन में देखो इसमें तय नहीं है, किसी को भी फायदा हो सकता है, किसी को भी नुकसान हो सकता है। कंपटीशन में दोनों एक दूसरे को नुकसान कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, फायदा तो नहीं करेंगे। यस सर। कंपटीशन में तो दोनों एक दूसरे को नुकसान करेंगे, और कौन किसका करेगा इसका भरोसा नहीं है, तो दोनों में नेगेटिव आ गया, है ना। तो कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक हो सकता है, कैसे? तो उसमें तो बेसिकली ये होगा ना, कौन किसका ज्यादा कर रहा है। हाँ, हाँ, कौन किसका ज्यादा कर सकता है, करेंगे तो दोनों एक दूसरे का, है ना, कभी ये कभी वो। अब कंपटीशन में क्या है कि कंपटीशन किसके लिए? फूड के लिए, स्पेस के लिए, यही दो चीजें जिनके लिए कंपटीशन होता है ना। कंपटीशन में जो ज्यादा एलिजिबल होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, वो इंफीरियर वन को वहां से हटा देगा, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट। दो स्पीसीज हैं, दोनों का खाना एक है और दोनों का रहने की जगह एक है, तो दो में से रहेगी तो एक दूसरे को क्या करेगी, जो ज्यादा पावरफुल होगी दूसरे को क्या करेगी, एग्जिट वहां से करा देगी, पुश कर देगी। इसी को बोलते हैं गॉस थ्योरम ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जैसे कभी भी देखना, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ब्लैक माउथ वाले, वो ब्लैक फेस वाले और रेड फेस वाले मंकी एक साथ नहीं रह सकते। अगर ब्लैक फेस वाले मंकी वहां पे आ गए तो वो रेड फेस वाले मंकी वहां से भाग जाते हैं, वो उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। ये है गॉस थ्योरम ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। समझ आया? यस सर। हम्म, तो ये हो गया। अब जैसे ये पहले तो मेनली क्या होगा, इंटर स्पेसिफिक होगा, एक ही स्पीसीज के बीच में। क्यों? क्योंकि एक स्पीसीज के लोगों के बीच में एक ही तरह का खाना, एक ही तरह का रहना और एक ही तरह का हैबिटेट चाहिए। लेकिन ऐसा ही जरूरी नहीं कि एक ही अलग अलग स्पीसीज के बीच में हो सकता है। ये एग्जाम्पल याद रखना। एग्जाम्पल दिया गया है कि साउथ अमेरिका की जो लेक है उसमें एक फ्लेमिंगो एक बर्ड है, और दूसरा क्या, वहां पे रेजिडेंट जो फिश है, वहां की रहने वाली फिश, दोनों का खाना क्या है, जू प्लैंकटन है। तो दोनों का देखो कोई स्पीसीज का आपस में लेना देना नहीं, अलग अलग स्पीसीज है। फिशेस की अपनी अलग स्पीसीज है, बर्ड्स की अपनी अलग स्पीसीज है, दोनों का क्लास ही अलग है, एक एव्स है एक पाइसीज है। लेकिन दोनों का फूड एक होने की वजह से दोनों के बीच में क्या रहता है, कॉम्पिटिशन में। क्लियर? तो कॉम्पिटिशन यस सर। इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है, अलग अलग स्पीसीज के बीच में हो सकता है। क्लियर? हाँ सर। गैलापागोस आइलैंड में डार्विन ने देखा कि एक टॉर्टोइज है जिसका नाम है एबिंगडन टॉर्टोइज। तो एबिंगडन टॉर्टोइज, और वहां पर क्या हुआ, कुछ गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब दोनों का फूड एक है, दोनों घास खाते हैं, एबिंगडन टॉर्टोइज भी और गोट भी। गोट बहुत तेजी से चरती है, उनकी इफिशियंसी फूड खाने की ज्यादा है, तो टॉर्टोइज उनको कंपीट नहीं कर पाए। तो गोट के पहुंच जाने से टॉर्टोइज वहां पे एक्सटिंक्ट हो गए गैलापागोस आइलैंड में। तो ये क्या था, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लेकिन ये क्या था, अलग अलग स्पीसीज के बीच में। टॉर्टोइज क्या है, रेप्टाइल है, और गोट क्या है, वो मैमल्स है। इज इट क्लियर? यस सर। गॉस का थ्योरम याद रखना भाई साहब, है ना। पैरासिटिज्म, एक लिविंग दूसरे लिविंग पे रहता है ना। एक लिविंग किसके लिए, फूड के लिए या शेल्टर के लिए। लेकिन पहले वाले पैरास एक को होस्ट बोलेंगे, जिस पे रहेगा उसको होस्ट, जिस जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पैरासाइट। होस्ट का कभी भी, पैरासाइट का कभी भी इंटेंशन नहीं होता कि होस्ट को मार दिया जाए, लेकिन फिर भी वो किसी भी तरह से होस्ट को नुकसान ही पहुंचाता है। इस रिलेशनशिप तो को बेसिकली पैरासिटिज्म। वो उसके न्यूट्रिएंट्स चुराता रहता है। सो हाँ, है ना। डायरेक्टली नहीं मार रहा बट इनडायरेक्टली हार्म कर रहा राइट राइट राइट, ठीक है। कई बारी पैरासाइट के एक से ज्यादा इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिवर फ्लूक कटल फिश में भी रहता है ना, ह्यूमंस में भी रहता है, शीप में भी रहता है ना। तो एक से ज्यादा उसके इंटरमीडिएट होस्ट हो गए, ठीक है। है। यस सर। एक्टोपैरासाइट, जो बॉडी के बाहर पाए जाए, जैसे कसकटा प्लांट के ऊपर लिपटा होता है, मॉस्किटो हमारी बॉडी के ऊपर लिपट जाते हैं। एंडोपैरासाइट, जो बॉडी के अंदर रहे, एग्जाम्पल के तौर पे राउंड वॉर्म्स जो हमारी स्टमक में पाए जाते हैं, या बैक्टीरिया, है ना। इसमें एक चीज दे रखा है, ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल कुकू है, याद आया, यस सर। यस सर। है ना। तो कुकू हो गई, ब्रूड पैरासिटिज्म आएगा तो 2 नंबर में आएगा, 2 मार्क्स में आएगा। गॉस का प्रिंसिपल आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा। अगर पूरा का पूरा पूछ जाए कॉम्पिटिशन क्या है, कॉमनसिलिज्म क्या है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, ठीक है। कॉमनसिलिज्म मैंने आपको बता ही दिया। कॉमनसिलिज्म का एग्जाम्पल क्या है, कॉमनसिलिज्म का आई थिंक इसका एग्जाम्पल होना चाहिए ये
क्या होते हैं, अरे क्या होते हैं जो ट्री के ऊपर, मैंगो के ट्री के ऊपर उगते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्किड। ऑर्किड प्लांट मैंगो के ट्री के ऊपर उगता है, ना तो उसे फूड लेता है ना ही उससे न्यूट्रिशन लेता है, कोई चीज नहीं, सिर्फ उसके ऊपर रहता है। तो ऑर्किड का फायदा है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, है ना, नुकसान मैंगो का कुछ नहीं है। तो हमने उसको क्या बोला, ऑर्किड, उसका एग्जाम्पल हो गया किसका, कमेंसलिज्म। ठीक है, म्यूचुअलिज्म मैंने आपको बता दिया, लाइकेन, माइकोराइजा, क्लियर है एग्जाम्पल दोनों। यस सर, यस सर। ठीक है, ये थे आपके रिलेशन। अब बोलो, समझ आ गया। जीरो मतलब ना फायदा है ना नुकसान है, नेगेटिव मतलब उसको नुकसान है। ठीक है, यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो का यही मतलब है। और बताओ। सर होम्योस्टैटिस। हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम इसको मेंटेन रखते हैं, इस स्टेज को क्या बोलेंगे, होम्योस्टेसिस, ओके सर, ओके। है ना। और ऐसे एनिमल्स, तो हमने ग्राफ पिन को क्या बोला था, रेगुलेटर। यस सर, मतलब सर एक ही चीज है ना, सेम ही चीज है ना। हाँ एक ही चीज है, देखो तीन नाम लिखे, होम्योस्टेसिस को जो मेंटेन रखते हैं उनको रेगुलेटर बोलते हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोथर्मिक, याद है, यस सर। होमोथर्मिक तो बोलते हैं। हाँ सर। दैट्स इट, तीनों एक ही चीज है, बट अलग अलग तरह से पूछी जाती है। और बताओ। सर वैसे और कोई तो मेरे को इसमें डाउट नहीं दिख रहा। सर आप मेरे को इसमें इम्पोर्टेंट बता दीजिए, क्या क्या वही मैं किस बता टाइप रहा के हूँ, क्वेश्चन आते हैं। देखो वैसे वैसे तो तुमने इंपॉर्टेंट सब इसमें पूछ ही लिया, है ना। अब इसमें भाई साहब एक बन सकता है 5 मार्कर क्वेश्चन, अगर ये बायोम वाला ग्राफ के साथ में क्वेश्चन आया, ये होगा 5 मार्कर क्वेश्चन। अगर तुमसे सिर्फ ग्राफ पूछा तो कन्फॉर्मर, रेगुलेटर, ये वाला ग्राफ जो आ सकता है, पार्शियल रेगुलेटर, ये 3 नंबर का ग्राफ सिर्फ बनाने के लिए आ सकता है। और ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ सकता है, 2 मार्कर, ग्राफ 2 मार्कर में आ सकता है, 2 मार्कर में एक्सप्लेनेशन आ सकता है। ठीक है, या 2 मार्कर में आ सकता है 4 नंबर वाले क्वेश्चन में कि कन्फॉर्मर क्या है, रेगुलेटर्स क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 4 मार्कर में तो फिर ये ना कि आप ग्राफ बना दो एंड देन तीनों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो। बस बस वही करना है, और तीनों को ब्रीफली सिर्फ अगर दो दो ढाई ढाई लाइन में भी कर दोगे ना तो भी सही है, 3 लाइन में कर देना। ठीक है, कोशिश करना दिव्यम कि किसी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, वहां पे तुम्हें स्कोप निकालना है, डायग्राम या फ्लो चार्ट डालने का, अगर जरा भी स्कोप है सो यू हैव टू राइट इट डाउन। अब ये तो नहीं, देखो मान लो पूछ लिया जाए तुमसे कि व्हाट इज कंपटीशन, अब कंपटीशन में तुम क्या बोलते हैं, एनिमल तो नहीं बनाओगे, है ना, तो वहां हाँ पर सर। तुम्हारे पास स्कोप क्या है, एग्जाम्पल डालने, समझे, एग्जाम्पल, एक्सेप्शन, जब भी एग्जाम्पल डालना, एक्सेप्शन दिव्यम अंडरलाइन करना, टीचर को तुम्हें बताना है कि मुझको एक्स्ट्रा बाकी बच्चों से पता है। अगर तुम्हें जरा भी वहां पे ग्राफ, डायग्राम या फ्लो चार्ट का स्कोप मिलता है, आपको वहां पे वो डालना ही डालना। ठीक है, कोशिश कर रही ओके है, सर। ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। ठीक है, टीचर अगर 2-4 क्वेश्चन से इंप्रेस्ड हो गया, और गचड़ पचड़ नहीं करना, लिखना साफ, समझ रहे हो ना, यस सर। लेजिबल होना चाहिए, सुंदर होना जरूरी नहीं है, लेजिबल होना जरूरी है। क्योंकि टीचर को जितना, एक बात याद रखना, एक बड़ा सिंपल सा फंडा बताता हूँ, टीचर को जितना तुम्हारी आंसर शीट चेक करने में सहूलियत होगी, आराम होगा, है ना, कन्वीनियंट होगा, उतना ही वो तुमसे खुश होगा, उतना ही तुमको जाना। अगर एक दो क्वेश्चन तुमने बढ़िया लिख दिया और उसको पसंद आ गए, तो बाकी हर क्वेश्चन में तुम्हें आधा नंबर एक्स्ट्रा ही मिलेगा बाकियों के कंपेरिजन, ये याद रखना। ठीक है, इसलिए आंसर शीट लिखना अपने आप में एक आर्ट है, समझ रहे हो ना। यस सर। हम्म। और दूसरा क्या है दिव्यम, ये जो है ना, ये पॉपुलेशन डेंसिटी वाला, ये आ सकता है 5 मार्कर, पॉपुलेशन डेंसिटी 5 मार्कर में आ सकता है, लॉजिस्टिक और ये ग्रोथ कर्व जो हो सकता है ये 5 मार्कर में आ सकता है। 4 मार्कर में ज्यादा उम्मीद है कि तुमसे 2 पूछ लेगा, पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म, 2 नंबर के, चलो डिफाइन करो, तो इससे 4 मार्कर बनेगा, और इससे 5 मार्कर क्वेश्चन, दोनों 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर क्वेश्चन दोनों बनेंगे। 5 मार्कर मेरा मानना है कि इससे, अब जेनेटिक्स नहीं है तो 5 मार्कर क्वेश्चन इससे आने की उम्मीद पूरी की पूरी। ठीक है, और दूसरा 5 तो मार्कर कौन आएगा से वाला देखो टॉपिक? डिजीज वाले से, कौन सा डिजीज वाला वाले से, टॉपिक? समझे, यस सर। इन दोनों से 5 मार्कर बनेगा, 5 मार्कर और किसी से बन नहीं सकता, ज्यादा उम्मीद यही है, 99% मान के चलो।
मतलब बाकी किसी से आए तो आए, और में आ सकता है कि इधर इट और दिस वन, बट इन दोनों से तो पक्का है। ठीक है, तो ये तैयार रखना। तो 5 मार्कर, एक तो मैंने बता दिया 2 मार्कर वाले, 4 नंबर वाले या 2 मार्कर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे आपसे पॉपुलेशन इंटरेक्शन से, है ना। 5 मार्कर क्वेश्चन, एक तो जे शेप कर्व और दूसरा एस शेप कर्व, इससे आ सकता है। ठीक है, ये 5 मार्कर क्वेश्चन बनाएगा, है ना। कॉन्फॉर्मर, रेगुलेटर्स, ये सब क्या है, 3 मार्कर और 5 मार्कर दोनों इससे बन सकते हैं। इससे लॉन्ग बनेगा, शॉर्ट बनने के चांसेस कम। ठीक है, 2 मार्कर सर ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही जगह बन पॉपुलेशन सकते ग्रोथ है सर, उसमें जो डायग्राम है मैं उसको फ्लो चार्ट की तरह यूज कर सकता हूँ ना? हैं। एकदम यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो, फ्लो चार्ट की तरह बिल्कुल यूज कर सकते हो। ठीक है, और बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया। तुम्हें लॉन्ग आंसर के फॉर्म में पढ़ना है। वो ले रखा होगा ना प्रीवियस ईयर, यस सर। एग्जाम आइडिया ले लिया, हाँ सर, ले लिए। एग्जाम आइडिया कर डालो। हाँ, कहीं पे फंसो तो मुझे बताना। ठीक है, एक बार इसका एग्जाम आइडिया कर डालना, देखो, मेरे पास तो है भी। सर जैसे अब तो पेपर सब्जेक्टिव है, तो सर अब वो चीज इम्पोर्टेंट हो जाती है कि प्रीवियस बोर्ड या क्वेश्चंस, क्योंकि जो जैसे पहला टर्म था उसमें ये नहीं था ना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखो, क्योंकि एमसीक्यू तो नया ही पैटर्न था एकदम। हाँ, नया एमसीक्यू पुराना। नहीं, इस बार प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर, इसीलिए तुम खरीदवाया है। इस बार अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो, जैसे एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर में, लॉन्ग में। देखो 2015 में क्वेश्चन आया, लिस्ट द डिफरेंट एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन हैज नॉन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, एक्सप्लेन द 3 डिफरेंट वे ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी मेजर्ड, है ना। तो बहुत सारी है जहाँ पे हम काउंट में काउंट करते हैं, ह्यूमंस को हम काउंट में काउंट करते हैं। अब ग्रास की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालेंगे तो क्या बायोमास में निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। वहां काउंट थोड़ा करोगे ग्रास के कितने प्लांट थे, है कि नहीं, एल्गी। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पेपर जब तुम सॉल्व करोगे, है ना, ग्राफ से भी देखो वही सब क्वेश्चन पेपर आए, क्वेश्चन आए हैं। देखो ये वाला भी 2015 में, 2017 में, ये आज जो तुमने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा ना, है ना, ये वाला देखो 2015 2017 दोनों में आया क्वेश्चन। ठीक है, वही यस सर। कन्फॉर्मर इनफॉर्मर टॉप, इसको देख लेना। ठीक है, देखो डिफरेंस भी पूछा गया है 2016 में, डिफरेंस क्या हो गया, तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन। एक्सप्लेन द टू डिफेंस मैकेनिज्म दैट प्लांट इवॉल्व अगेंस्ट देयर प्रेडेटर, याद है ना, कैमोफ्लेज एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तुम्हें लिखाना है। बी, हाँ सर। दो पार्ट है यस सर। इसके, है ना। बी, बी वाला क्या है, हाउ डज प्रीडेशन डिफर फ्रॉम पैरासिटिज्म। प्रीडेटर अभी मैंने तुमको बताया, प्रीडेटर मार देता है, पैरासाइट मारना है उसका इंटेंशन नहीं होता। ठीक है, ये ए और बी करके दो क्वेश्चन पूछे गए, इस तरह से भी 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ना। 2017 में क्वेश्चन आया, कॉम्पिटिशन, प्रीडेशन और कमेंसलिज्म में डिफरेंस बताना था। ये जो आपने पूछा, ये पोटेंशियल क्वेश्चन है, दे रखा है, पोटेंशियल क्वेश्चन में दे रखा है, राइट। यस ठीक सर। है ना, तो एक बार इसको कर लेना, जो क्वेश्चन ना आए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और बताओ, सर इसमें और वन लाइनर क्वेश्चंस आ सकते? वन लाइनर यार, तो मेरे हिसाब से रीजनिंग एक्सरसाइज टाइप का आ सकता है, अगर देंगे तो शायद, और कुछ नहीं बने रीजनिंग एक्सरसाइज। अच्छा हाँ, एक चीज और है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला पार्ट है ना, उससे तुम्हारा वो जो क्वेश्चन पेपर इस बार आ रहा है, वो क्वेश्चन आ रहा है इस बार, क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप वाला, यस सर, केस स्टडी। वो केस स्टडी वाला आ सकता है। ओके सर। केस स्टडी वाला क्वेश्चन तुम्हारा पॉपुलेशन ग्रोथ से बन सकता है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेंसिटी से बन सकता है केस स्टडी वाला क्वेश्चन पेपर, समझ रहे हो। केस स्टडी वाला पेपर इन केस इससे भी बन सकता है, लॉजिस्टिक, और जो मैंने तुम्हें जैसे समझाया याद रखना, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व से और सिग्मा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व से, इससे भी बन सकता है ना। ऐसे बन सकता है कि देयर इज अ ग्रासलैंड वेयर
the deer population is very less, but the ample of the food is available over there, temperature is and predators are not over there, ऐसे करके है ना बना सकते हैं. Which of the following growth curve will be formed? ठीक है, फिर 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे. Is it practical growth curve or not? ऐसे करके बना सकते हैं. समझ गए? ऐसे स्टोरी बना के क्वेश्चन आ सकता है. यस सर. और बताओ. तो फॉर्मुलेस तो नहीं आएंगे ना? फॉर्मूला यार, ये वाला फॉर्मूला एक बार देख लेना, है ना. ये जो dn अपॉन मतलब dt जब आंसर लिखूं तो उसमें फॉर्मूला नीचे मेंशन करूं ऐसा? मेंशन कर देना, बस यही मैं कहना चाहता हूं. बाकी तुम्हें कुछ कैलकुलेट करने के लिए नहीं देंगे, है ना. वही जो हमने कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है ये मेंशन कर देना. ठीक है, ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होती है ये मेंशन कर देना. बस जितना हमने मेंशन किया ना, जैसे हुआ ना dn अपॉन dt rn k माइनस n अपॉन k, है ना. ये फॉर्मूला क्या है इसको मेंशन कर देना. बाकी कुछ ऐसा सच नहीं पूछेंगे कि ये फॉर्मूले का मतलब क्या होता है या कैलकुलेट करो. देखो देखो, मेंशन दी व्हाट टू डू विद द फॉलोइंग स्टैंड इन द इक्वेशन बिलो. n t plus 1 is equal to n नॉट b plus i. अब बर्थ है ना, इमिग्रेशन है, डेथ है, इमाइग्रेशन है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, सही पूछा गया, अलग से कोई न्यूमेरिकल टाइप का नहीं आएगा. राइट. यस. और देखो सर क्लियर. इसमें वो ऐसे करके भी तो पूछ सकते हैं ना कि जैसे उन्होंने कोई एग्जांपल दे दिया, अब उससे रिलेट करके कि ये एग्जांपल है तो इसका बताओ कि देखिए पैरासिटिक है या सिम्बायोटिक है, या उस तरीके से. वन मार्कर या सर 1 मार्कर या 2 फिल इन द मार्कर. ब्लैंक में आ सकते हैं. हाँ, फिल इन द ब्लैंक बना सकते हैं ऐसे. भाई ओके. रीजनिंग असरसन या फिल इन द ब्लैंक ऐसा बना सकते हैं, और वो भी ज्यादा नहीं बनाएंगे, 4-5 इससे ज्यादा नहीं, है ना. और ज्यादा उम्मीद है लॉन्ग आंसर इसी से बनेगा, इसी वाले से. और वो जो तुम्हारा आ रहा है ना, जो मैंने बताया अभी आपको, है ना, स्टोरी के फॉर्म में जो आपसे पूछेंगे, वो इसी से बनेगा, डिजीज से नहीं बन सकता. और बाकियों से वो इकोलॉजी से ही बनेगा वो क्वेश्चन, ओके सर. है ना. सर मेजर अबायोटिक फैक्टर्स से बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं सर, जो बिल्कुल आ सकते हैं, टेम्परेचर. बिल्कुल आ सकते हैं. मेंशन दी 4 मेजर एबायोटिक फैक्टर एंड व्हाट इज देयर इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट. हो गया 5 नंबर क्वेश्चन. टेम्परेचर आपको मेंशन कर देना है और सैलिनिटी मेंशन कर देना है. टेम्परेचर में आपको फिर टेम्परेचर अगर मेंशन किया तो यूरी थर्मल स्टेनोथर्मल मेंशन करना है, यूरे हेलाइन स्टेनो हेलाइन मेंशन करना है. ठीक है, एडाफिक फैक्टर है ना, टोपोग्राफी मेंशन करना है. ठीक, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा. आ सकता है लॉन्ग आंसर हो सकता है, तो तभी बोला लॉन्ग इसी से बनेगा, इससे और डिजीज वाले से. डिजीज वाले में जैसे पिछली बार मलेरिया की लाइफ साइकिल ने बढ़िया से तैयार करके जाना, इस बार मलेरिया की लाइफ साइकिल आ सकती है. ठीक भाई, और बताओ. यस सर. तो बट जैसे 4 मार्कर आता है तो इसको बहुत, जैसे इसमें पैराग्राफ में है तो सर उसमें तो सर 3-4 लाइंस लिख देंगे, क्योंकि फिर अगर हाँ, 4 एक बात पॉइंट्स और है तो देख लेना, 4 करके. ये जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा उसमें से बच्चे ढूंढेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर उसी में होगा, ऐसा नहीं होगा. उस क्वेश्चन का आंसर उसमें नहीं होगा, उस क्वेश्चन की हिंट होगी सर उसमें, ये याद रखना. देखो लिखना तो बिल्कुल से पड़ेगा. यस सर. ओके. हाँ, वो तुमको दे देंगे कि देयर वाज लाइक ड्यूरिंग द रेनी सीजन द नंबर ऑफ द मॉस्किटो ग्रोज फास्ट. ठीक है, एंड वगैरह वगैरह देख दिया, 5-6 लाइन का एक पैराग्राफ दे दिया. और व्हाट काइंड ऑफ द ग्रोथ कर्व दे आर रिप्रेजेंटिंग, है ना. अब बच्चे उसी में ढूंढेंगे, उसमें नहीं, वो सिर्फ तो तुम्हें लिखना क्या है, सीधे तुमको सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व की डेफिनेशन एग्जांपल के साथ मन लिख जाना, और आखिरी में वो बोल दो कि मॉस्किटो की पॉपुलेशन में सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व ऐसे ऐसे काम कर रहा है ना. तो बहुत सा देखना चाहिए, बहुत सारे लोग वो पैराग्राफ में आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और उन्हें मिलेगा कुछ नहीं. ठीक है, यस. और बताओ. सो और तो मुझे समझ आ नहीं रहा, आप बता दीजिए. ठीक है, नहीं मैंने तुमको देखो बता दिया कि इंपॉर्टेंट क्या है. तो नेक्स्ट क्लास में आपको एक काम करना यस है सर. ना, कोई भी बढ़िया सा एक आंसर लिख लेना, एक लिख करके मुझे दिखाना. ठीक है, ओके सर. यस अपने मन सर. से लिखना, बिना देखे हुए कहीं से.
है ना। हाँ सर, हाँ हाँ, ऊपर क्वेश्चन लिख देना, नीचे आंसर, ठीक है। ओके सर, और वो शेयर कर देना यहाँ पे, है ना। मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, ठीक है, चाहे मुझे भेज देना, है ना। मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो, क्या अच्छा लिखा, क्या नेगेटिव, क्या पॉजिटिव, है ना। ओके सर, तो उसमें आपका एक स्कोप बढ़ जाएगा, मैं भी देखूंगा कि आप कितना बढ़िया लिख पा रहे हो, ठीक है। ओके सर, यस सर, एक श्योर, बढ़िया सा लॉन्ग आंसर मुझे लिख के दिखाना, ठीक है, हाँ विद सर, जिसमें एक डायग्राम 5 वगैरह हो। मार्कर लिख दूंगा, 5 मार्कर, और इसी से क्वेश्चन यही से उठा लेना, इससे क्या बोलते हैं ये आप एग्जाम आइडिया से, ठीक है। ओके सर, ठीक है ना, इसी का लिख के दिखाना, इसी वाले का, राइट। हाँ सर, ओके हाँ, सर, क्वेश्चन ना मिले तो मुझे बताना, मैं कंपोज करके दे दूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर।